नमस्कार, मैं डॉक्टर सज्जन खत्री, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स सब्जेक्ट से मैं गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज दतिया में पदस्थ हूँ। मैं आज आपको जीएसटी असिस्टेंट सब्जेक्ट से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक रिटर्न अंडर जीएसटी के संबंध में मैं आपको विस्तृत से समझाऊंगा। चूँकि हमने ये इमेज भी दे रखी है सामने, इसके अंतर्गत जीएसटी के अंतर्गत हम हमारे पूरे हिसाब का ब्यौरा जीएसटी विभाग को हम जीएसटी रिटर्न के माध्यम से सबमिट करते हैं। इसके संबंध में हम आपको विस्तार से आगे समझाएंगे। देखें, सबसे पहले हम आपको जीएसटी रिटर्न का अर्थ, अवधारणा की मीनिंग क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, ये हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जीएसटी के अंतर्गत कितने फार्म्स होते हैं, है ना, उसके संबंध में हम आपको विस्तार से समझाएंगे। आगे हम देखें जीएसटी में मंथली रिटर्न सबमिट होते हैं, ये कैसे होते हैं, इसके संबंध में हम आपको समझाएंगे। आगे हम देखें जीएसटी क्वार्टरली रिटर्न, त्रैमासिक रिटर्न भी सबमिट होते हैं, इसके संबंध में भी हम विस्तार से आपको समझाएंगे। आगे हम देखते हैं ईयरली रिटर्न, वार्षिक रिटर्न भी होते हैं जीएसटी के अंतर्गत सबमिट, उसके संबंध में भी हम आपको बताएंगे। शून्य रिटर्न की अवधारणा को हम समझाएंगे आपको कि नील रिटर्न्स क्या होता है, इसके संबंध में हम आपको विस्तार से समझाएंगे। संशोधन रिटर्न की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ रिवीजन रिटर्न के संबंध में भी हम आपको महत्वपूर्ण चीज़ें समझाएंगे। आगे हम देखते हैं जीएसटी आईएन रद्द करने के बाद रिटर्न जब कैंसिल होता है, जीएसटी आईएन हमारा नंबर कैंसिल होता है, उसके बाद कैसे रिटर्न सबमिट होता है, उसके संबंध में हम विस्तार से आपको समझाएंगे। उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल रिटर्न क्या होता है, ये कैसे सबमिट होता है, इसके संबंध में हम आपको बताएंगे। और लास्ट में हम जितना भी हमने आपके सामने प्रेजेंट किया है पूरा टॉपिक, उसके संबंध में आपने क्या उससे अर्जित किया है, उसके संबंध में हम आपका स्वमूल्यांकन करने हेतु ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, जिससे कि आप पूरा क्लियर हो सके। आगे हम देखते हैं सबसे पहले लर्निंग आउटकम, हमारे विद्यार्थी क्या सीखेंगे। विद्यार्थी जीएसटी रिटर्न का अर्थ, अवधारणा, मीनिंग, उसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं वह परिभाषित कर सकेंगे। आगे हम देखें विद्यार्थी जीएसटी रिटर्न के फार्म्स की पहचान कर सकेंगे, कौन सा फार्म जीएसटी रिटर्न के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हम देखें विद्यार्थी जीएसटी के मंथली रिटर्न, क्वार्टरली रिटर्न, वार्षिक एनुअली रिटर्न के संबंध में अपनी समझ को विकसित कर सकेंगे। आगे हम देखें विद्यार्थी शून्य रिटर्न, संशोधित रिटर्न की अवधारणा के संबंध में अपना मत रख सकेंगे। नील रिटर्न क्या होता है ना, उसमें कैसे संशोधन किया जा सकता, कितना करेक्शन किया जा सकता है, ये इसके संबंध में वो अपनी समझ विकसित कर सकेंगे। लास्ट में विद्यार्थी जीएसटी आईएन जब कैंसिल हो जाता है, कैंसिल होने के बाद किस तरह से उसको रिटर्न के मार्फत हम उसको प्रेजेंट करते हैं, उसके संबंध में क्या रूल्स होते हैं, वो हमारे विद्यार्थी समझ सकेंगे। आगे हम चलते हैं जीएसटी के अंतर्गत विवरणियाँ, मतलब कि रिटर्न्स अंडर जीएसटी सेक्शन 37 to 48 इसके सेक्शन है, इसके अंतर्गत पूरे रिटर्न का पूरा विवरण दे रखा है। जीएसटी में हम देखेंगे मीनिंग ऑफ रिटर्न, विवरणी के अर्थ क्या होते हैं, होता क्या है। जीएसटी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है जब विवरणी, मतलब कि रिटर्न से आशय करदाता या रजिस्टर्ड व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण पत्र से होता है। रजिस्टर्ड व्यक्ति जीएसटी के अंतर्गत अपना पंजीयन करा रखा हो, वह रजिस्ट्रेशन उसने करा रखा हो, उसने टिन नंबर ले रखा हो, उस व्यक्ति को जीएसटी रिटर्न सबमिट करना पड़ते हैं। सरकार को बताना पड़ता है कि मैंने कितना व्यापार किया है, कितना सेल किया है, कितना परचेज किया है, कितना मैं टैक्स पे करने वाला हूँ, कितना मेरे की लाइबिलिटी बन रही है। इस सारी जानकारियों को समाहित करते हुए एक प्रपत्र बनाया जाता है जो ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल पे सबमिट किया जाता है। मतलब व्यापारी अपना हिसाब किताब का ब्यौरा देता है जिस प्रपत्र में, वही रिटर्न होता है, वो जीएसटी पोर्टल पे जाता है और उस पर हमारी लाइबिलिटी फिक्स होती है। ये रिटर्न कैसे हो सकते हैं, ये रिटर्न मंथली भी हो सकते हैं, ये रिटर्न क्वार्टरली भी हो सकते हैं, ये रिटर्न एनुअली भी हो सकते हैं। इसके संबंध में हम आपको विस्तार से आगे समझाएंगे क्या है रिटर्न।
हम आगे देखें, ऑब्जेक्ट ऑफ रिटर्न्स, विवरणी के उद्देश्य क्या होते हैं, किसके लिए अपन भाई रिटर्न सबमिट करते हैं, विभाग को क्यों करते हैं, क्या कारण है। तो हम शासन के नियमों का पालन करते हैं, क्योंकि हम जीएसटी के अंतर्गत हम एक पंजीकृत व्यापारी हैं और हमें शासन को पूरा हमारा हिसाब किताब देना पड़ता है। हम जिस चीज़ का व्यवसाय करते हैं, जिस चीज़ को परचेज करते हैं, सेलिंग करते हैं, उसके संबंध में हमारे को शासन के नियम अनुसार एक प्रपत्र प्रस्तुत करना पड़ता है कि हमारे व्यापार का लेखा जोखा है ना, यह हमने दे रखा है रजिस्टर्ड व्यक्ति द्वारा कर अवधि में किए गए। कर अवधि मतलब जिस अवधि में, अवधि क्या होती है, कर अवधि क्या होती है, टैक्स पीरियड क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल आज 2025 1 अप्रैल है तो 2026 31 मार्च, इस अवधि के अंतर्गत जितने भी कारोबार किया है, जितना सेल किया है, परचेज किया है, इसके संबंध में कर प्रशासन को सूचना के हस्तांतरण के लिए ये रिटर्न जरूरी है। इसकी पूरी सूचना हम शासन को देते हैं। और क्या हो सकते हैं इसके कॉन्सेप्ट, क्या हो सकते हैं उद्देश्य, एक निश्चित अवधि के लिए कर देनदारियों की घोषणा करते हैं हम, हमारे ऊपर कितना कर देना है शासन को, उसके संबंध में हम शासन को बताते हैं। शासन को हम बताते हैं किसके मार्फत, हम रिटर्न के मार्फत हम घोषणा करते हैं कि हमने 2 लाख का माल बेचा या 1 लाख का माल खरीदा, इसके संबंध में हमारा इतना टैक्स देना है, हमें इतना इनपुट टैक्स मिलना है ना। इसके संबंध में हम हमारी घोषणा करते हैं शासन को। आगे हम देखते हैं, नीतिगत निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करना। स्वाभाविक बात है, जब हम हमारे हिसाब किताब, हमारा जो व्यापार है उसका पूरा का पूरा यदि हम हिसाब किताब बनाएंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कितना प्रॉफिट है, कितना हमें टैक्स देना है, कितना हमारे को शासन से मिलना है, क्या क्या फैसिलिटी मिलना है। तो इसके संबंध में जब ये सारी चीज़ें हमारे पास होगी तो हम नीतिगत निर्णय ले सकते हैं, किसी भी प्रकार का डिसीजन हम अच्छे से ले सकते हैं कि हमारा व्यापार कैसे बढ़ाएं हम। तो ये सब चीज़ें कैसे होती है, एक हम व्यवस्थित तौर से हम रिटर्न सबमिट करते हैं शासन को, जीएसटी पोर्टल पे जीएसटी विभाग को सबमिट करते हैं। तो ये हम इस कारण जानकारियां हमारे को मिलती है, तो जिससे हम बहुत सारे निर्णय हम ले सकते हैं। आगे हम देखते हैं, प्रशासन के लेखा परीक्षा और कर चोरी विरोधी कार्यक्रम। स्वाभाविक बात है, हम जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यक्ति हैं, हाँ हम व्यवस्थित तौर से रिटर्न सबमिट करते हैं तो हमारा हिसाब किताब पूरा कंप्लीट है। तो यदि शासन हमारे व्यापार का यदि ऑडिट करवाना चाहे तो वो कभी भी करवा सकता है, हम उसको ऑडिट करवा सकते हैं। वो करवाएंगे तो कब, जब हम नियमित तौर से रिटर्न सबमिट शासन को करेंगे, हमारा पूरा के पूरा विवरण शासन को दिया जाएगा। किसी प्रकार से यदि शासन किसी कर चोरी संबंधित कोई अभियान चलाती है तो अभियान चलाती है, यदि हमने रिटर्न सबमिट नहीं करा तो हम कर चोरी अभियान के अंतर्गत दोषी पाए जाएंगे और हमें जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। तो इस कारण रिटर्न हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। रिटर्न यदि हमने व्यापार किया है, जीएसटी नंबर लिया है, तो उसके संबंध में हम शासन को सूचित करेंगे। सब प्रकार से रिटर्न के मार्फत हमारे पूरे ट्रांजैक्शन शासन को प्रेजेंट करेंगे। आगे हम देखते हैं, कॉन्सेप्ट हो गए रिटर्न के लिए उत्तरदायी व्यक्ति कौन हो सकता है ना, कौन रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। हाँ, हर कोई थोड़ी रिटर्न सबमिट करता है। शासन से यदि उसने जीएसटी का नंबर ले रखा हो, जीएसटी का नंबर क्यों लेगा वो, क्योंकि उसको व्यापार करना है। यदि उसका टर्नओवर 40 लाख रुपए और सर्विस की दशा में 20 लाख रुपए से टर्नओवर ज़्यादा हो गया है तो जीएसटी का उसको पंजीयन लेना पड़ेगा, रजिस्टर लेना पड़ेगा। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है रिटर्न सबमिट करने के लिए, रजिस्ट्रेट टैक्स पेयर। अब क्या करेंगे, निर्धारित कर अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करना। एक बार पंजीकृत होने के पश्चात की अवधि में कोई भी गतिविधि नहीं हो तो भी रिटर्न सबमिट करेगा। अब इसको क्या समझे हम, हाँ चूंकि हम पंजीकृत व्यक्ति हैं, हमने जीएसटी से हमने पंजीयन ले रखा है। अब मान लो कि भाई यदि हम व्यापार करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं तो शासन को रिटर्न के संबंध में हम सूचित करेंगे, इंफॉर्मेशन देंगे, है ना। हमारा जितनी लाइबिलिटी बन रही है हम शासन को बताएंगे। और यदि हमारा हमारी फाइनेंशियल हमारी जो अवधि रहती है, जो पीरियड रहता है, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में यदि हमारा कोई ट्रांजैक्शन ना भी हो, यदि हमने किसी प्रकार की कोई सप्लाई ना करी हो या कोई हमने परचेस ना करा हो या कोई लाइबिलिटी हमारे पास नहीं है, शासन को टैक्स देने की लाइबिलिटी नहीं है, तो हमें नील रिटर्न सबमिट करना पड़ेगा, कोरा रिटर्न सबमिट हमारे को शासन को करना पड़ेगा। तब हम मुख्य धारा में आएंगे, तब शासन मानेगा कि हाँ ये व्यवस्थित व्यापारी है, नहीं तो पेनल्टी देना पड़ेगी। आगे हम देखते हैं रिटर्न से मुक्ति
एग्जेम्पशन फ्रॉम रिटर्न्स। अब रिटर्न नहीं भरने से मुक्ति किन व्यक्तियों को हो सकती है? तो हो सकती है ना, हम देखें सरकारी निकाय होते हैं, गवर्नमेंट बॉडीज होती है, पब्लिक सेक्टर होते हैं, जो अन्य रूप से कर मुक्त या शून्य दर या गैर जीएसटी माल सेवाओं में व्यवहार करते हैं। यदि गवर्नमेंट बॉडी है और यदि वो टैक्स फ्री माल का ट्रांजैक्शन करती है और ऐसे माल का, ऐसे गुड्स का, ऐसी सप्लाई का, इसी प्रकार से कोई सेवा का यदि किसी प्रकार का वो व्यवहार करती है तो उसको रिटर्न जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे और देखते हैं इसके संबंध में पॉइंट हम, कि भाई हमने देखा है जीएसटी के अधीन पंजीकृत कराने एवं रिटर्न दाखिल करने से इन संस्थाओं को क्या होती है? मुक्ति। ये रजिस्ट्रेशन नहीं कराएं तो भी चलता है और रिटर्न नहीं प्रस्तुत करें तो भी ये चलता है। आगे हम देखें और क्या हो सकता है। ऐसे करदाताओं को राज्य कर प्राधिकारी विभाग आईडी प्रदान कर सकते हैं जिसे पूर्तिकर्ता अपने पूर्ति बीजकों के अंतर्राज्यीय व्यवहारों में अंकित कर सकें जो ऐसे संस्थानों के साथ हैं। अब ये तो मैंने पढ़ दिया, आपको समझ में ही नहीं आया, समझाते हैं ना आपको, हम समझाते हैं भैया। गवर्नमेंट बॉडी से ये भी बहुत सारे ट्रांजैक्शन करती है, परचेस करती है, दूसरी जगह से माल परचेस करती है ना, फिर उसको यूज़ करती है। तो यूज़ करती है तो हमारा क्या है कि जो जीएसटी विभाग है, जो जीएसटी विभाग है ऐसी बॉडीज़ को एक आईडी प्रदान करता है, एक आईडी प्रदान करता है कि भाई आप यदि किसी से, दूसरे व्यक्ति से कोई माल परचेस कर रहे हैं तो ये हम आपको आईडी दे रहे हैं, और आईडी दे रहे हैं तो यदि आपने जितना भी ट्रांजैक्शन किया है उस आईडी के मापर तो हमारे को सूचित करेंगे। मतलब कि जीएसटी विभाग को ये बॉडीज़ भी सूचित करेगी, भले ये रिटर्न नहीं देना है, भले इनको पंजीयन नहीं कराना है, बाकी हमारे जीएसटी डिपार्टमेंट ने इनको एक आईडी दी है कि आप जिससे माल परचेस करेंगे उसके संबंध में हमें सूचित करेंगे। और ये आईडी किसको दे सकते हैं? आप जिससे परचेस कर रहे हो उस व्यक्ति को आप दीजिए, वो उसके रिटर्न में बतलाएगा कि हमने गवर्नमेंट बॉडीज़ को हमने माल की सप्लाई करी है, हमने सर्विसेज की सप्लाई की है, वो भी शो करेगा। आगे हम देखते हैं इसके अंतर्गत, आगे की स्लाइड में हम देखते हैं ऐसी पूर्तियां उपभोक्ता से व्यवहारों B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर, मतलब ऐसी पूर्तियां यदि ये संस्थाएं यदि किसी प्रकार से माल परचेस करती हैं तो ऐसे जो व्यवहार जो रहते हैं, मतलब कि वस्तुओं का आना, गुड्स का आना, सर्विस का आना, ये व्यवहार रहते हैं तो इस प्रकार से रहते हैं जैसे कि एक आम व्यक्ति को हमने उपभोक्ताओं को माल बेचा है या उसने परचेस किया है। आगे हम देखते हैं फिर क्या होगा। गवर्नमेंट बॉडीज़ को जीएसटी डिपार्टमेंट ने क्या करा था? उसको आईडी प्रदान करी थी। आपने जिस जिस व्यक्ति से माल खरीदा है आप उसका रिकॉर्ड रखिए। फिर क्या करेगा जीएसटी विभाग? इन गवर्नमेंट बॉडीज़ से मांगेगा कि आपने किन किन व्यक्ति से आपने माल परचेस किया है, किन किन की आपने सेवाएं ली है, उसका हमें विवरण दें। तो विवरण ये गवर्नमेंट बॉडीज़ क्या करेगी? जीएसटी पोर्टल पर, कॉमन पोर्टल पर वह विवरण किसको देगी? जीएसटी डिपार्टमेंट को देगी। वो बतलाएगी कि हमने इन व्यक्तियों से माल खरीदा है। तो हम मालूम पड़ गया कि जीएसटी विभाग ऐसे गवर्नमेंट बॉडीज़ को क्या देता है? एक आईडी क्रमांक देता है, उसके संबंध में पूरी जानकारी उसको गवर्नमेंट को इस आईडी में वो सबमिट करता है, ये हमारे को मालूम पड़ जाता है। टाइप ऑफ रिटर्न्स और उनकी जो अवधियां रहती हैं, पीरियड रहता है, ठीक है। अब रिटर्न्स तो बहुत प्रकार के होते हैं, हम एक एक रिटर्न्स आपको संक्षिप्त में, शॉर्ट में हम समझाएंगे और आगे इसको हम विस्तार से आपको प्रेजेंट करेंगे। आपको एक एक रिटर्न हम व्यवस्थित बतलाएंगे क्या होता है। देखो हमने सीरियल क्रमांक दे रखा है, ये फर्स्ट रिटर्न का कॉलम है, ये रिटर्न फार्म नंबर दे रखे हैं, कौन भरेगा, उसका विवरण क्या होगा, पार्टिकुलर क्या होगा और ड्यू डेट उसकी क्या होगी। हमने चार चीज़ें हमने आपको प्रेजेंट की है। हम सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो रिटर्न होता है GSTR1। अब भाई GSTR1 कौन सबमिट करेगा विभाग को? तो हमने दे रखा है रजिस्टर्ड पर्सन, पहले तो वो रजिस्टर्ड हो, है ना, फिर उसने माल की सप्लाई की हो,
सप्लायर, पूर्तिकर्ता, पूर्ति देने वाला, मतलब कि माल को बेचने वाला, क्या कौन सा रिटर्न सबमिट करेगा? GSTR 1। हमने आगे दे रखा है उसके विवरण में, जाबक पूर्तियां विक्रय, मतलब कि उसके पास से जो पूर्तियां, जो सप्लाई जा रही है, सेल हो रही है, उसके संबंध में करेगा। अब इसकी भी कंडीशन है, 2 कंडीशन है कि भाई कब सबमिट करेगा वो, क्वार्टरली भी करेगा और मंथली भी करेगा। क्वार्टरली कब करेगा वो रिटर्न? क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ टोटल टर्नओवर अब 5 करोड़। हम देखें कुल कारोबार 5 करोड़ तक का है तो वह त्रैमासिक क्वार्टरली रिटर्न सबमिट करेगा। हम देखें दूसरा, कुल कारोबार उसका 5 करोड़ से अधिक है तो वो कौन सा रिटर्न सबमिट करेगा? मंथली रिटर्न सबमिट करेगा। इसकी ड्यू डेट क्या हो सकती है? इसकी ड्यू डेट में हमने बतलाया है तिमाही के बाद वाले महीने की 13 तारीख। अब तिमाही क्वार्टरली है ना, तिमाही, अब वो तिमाही क्या होती है? क्वार्टर क्या होता है? क्वार्टर क्या होता है? फर्स्ट क्वार्टर होता है अप्रैल, मई, जून, हो गए 3 महीने, 3 मंथ हो गए, जून। तो ये कब रिटर्न सबमिट होगा? जुलाई की 13 तारीख, जुलाई की 13 तारीख। फिर उसके बाद यदि उसका टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक है तो वो क्या करेगा? 5 करोड़ से अधिक है तो वो अगले मंथ की 11 तारीख तक वह रिटर्न सबमिट करेगा। अगले मंथ मतलब अप्रैल चल रहा है तो अप्रैल का कब करेगा वो? अप्रैल के बाद मई में करेगा। मई में कब करेगा? 11 तारीख को, मतलब 11th डेट को। हम आगे देखते हैं, ये पहला हमारा फार्म्स हो गया। दूसरा महत्वपूर्ण फार्म, ये तो हमने सेल करा, सेल यदि वो करता है तो GSTR 1 सबमिट करा उसने। अब हम देखते हैं परचेस करता है तो वो कौन सा रिटर्न सबमिट करेगा? तो परचेस के लिए हम देखते हैं फार्म GSTR 2A। ये किसके लिए? जिसने माल परचेस किया है। हमने दे रखा है कौन व्यक्ति? रजिस्टर्ड व्यक्ति। जीएसटी में वो रजिस्टर्ड व्यक्ति होगा, प्राप्तकर्ता, माल लेने वाला, गुड्स लेने वाला, सप्लाई प्राप्त करने वाला। ठीक है, कब करेगा? माल क्रय के दौरान भुगतान GST के मिलान हेतु ये करता है। ये जो रिटर्न है, इसने जिससे माल परचेस किया है तो उस परचेस माल पे इसने उसको टैक्स भी जमा करा होगा, तो उस टैक्स के मिलान के लिए ये GSTR 2A होता है, जो देखता है कि वास्तव में ये जो टैक्स मैंने जमा किया है, किसको? जिसने इसको माल बेचा है उसको टैक्स जमा किया है, तो उसका ही मिलान करता है। ये जो फार्म सबमिट करने का नहीं होता है, ये फार्म डायरेक्ट पोर्टल पर रिफ्लेक्ट होता है, सिर्फ देखने के लिए। ये सोच ले कि मैंने उससे माल खरीदा है और इतना मैंने उसको GST का भुगतान किया है, उसका मिलान करता है। आगे हम देखें कब ड्यू डेट क्या हो सकती है? बिटवीन 11 to 15। आगे हम देखते हैं GSTR 3B। ये एक महत्वपूर्ण रिटर्न होता है जो सभी रजिस्टर्ड जो व्यक्ति है, जो व्यापारी है, उसको सबमिट करना होता है ना। अब ये क्या है? एक मंथली रिटर्न होता है। इसमें क्या होता है? इसमें समस्त प्रकार के विक्रय, सेल, परचेस, सप्लाई जो भी है, सब प्रकार का विवरण इसमें होता है। जो ITC है, जिस प्रकार से इसने टैक्स दिया है, यदि परचेसर ने कोई माल खरीदा है, उसने कोई टैक्स दिया है ITC के रूप में, तो वहाँ उसका भी विवरण होगा। इसकी ड्यू डेट कब होगी? इसकी ड्यू डेट अगले माह की 20 तारीख तक। मान लो जनवरी का पूरा हिसाब है तो फरवरी में 20 फरवरी तक यह सबमिट करेगा। कौन करेगा? सभी पंजीकृत व्यक्ति, रजिस्टर्ड पर्सन, GST में रजिस्टर्ड पर्सन हर व्यक्ति इसको सबमिट करेगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं फार्म GSTR 4 कंपोजिशन स्कीम। अब ये कौन भरेगा? कंपोजिशन स्कीम जिसने GST विभाग से ली है, इस विकल्प को लिया है। 2 विकल्प होते हैं, एक साधारण रजिस्टर्ड व्यक्ति होता है GST में, एक कंपोजिशन विकल्पधारी होता है। कंपोजिशन विकल्पधारी कौन होता है भैया? है ना। तो एक विकल्प रहता है, शासन ने एक विकल्प दे रखा है कि यदि आपकी 1.5 करोड़ तक की टर्नओवर है तो आप इस विकल्प को ले सकते हैं और 1% आप आपकी पूर्ति पर, आपकी सप्लाई पर टैक्स दे सकते हैं। वो कंपोजिशन व्यक्ति होता है ना। वो क्या करेगा? वो एनुअली रिटर्न जमा करेगा, सबमिट करेगा GSTR 4 में। उसकी ड्यू डेट क्या होगी? उसकी ड्यू डेट होगी ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात
30 अप्रैल तक। अब वित्तीय वर्ष की समाप्ति कब होगी? 31 मार्च तक होगी, है ना, 31 मार्च तक होगी। वो कब करेगा? वित्तीय वर्ष समाप्त हो गया 31 मार्च, तो 30 अप्रैल तक, मतलब कि 31 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक वो अगले उसमें उसको सबमिट करेगा। हम देखते हैं कंपोजिशन विकल्पधारी के लिए एक और फार्म होता है CMP8, ये भी एक फार्म होता है। ये क्या होता है? कंपोजिशन विकल्पधारी, ये भी कंपोजिशन विकल्पधारी सबमिट करता है। क्यों करता है? कि भाई ये ऐसा रिटर्न होता है, क्वार्टरली रिटर्न होता है, जो कंपोजिशन व्यापारी को सबमिट करना पड़ता है। कर योग्य व्यक्ति द्वारा कंपोजिशन योजना का विकल्प चुनना कर भुगतान संबंधी त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत करता है। अपना जो उसका जो टैक्स बनता है, उस टैक्स का पूरा विवरण बना के वो त्रैमासिक क्वार्टरली रिटर्न सबमिट करता है। इसकी ड्यू डेट क्या होती है? इसकी ड्यू डेट होती है तिमाही समाप्ति के अगले 18वें दिन के अंदर। मान लो कि हमारी तिमाही अप्रैल, मई, जून खत्म हो गई, तो हमारे को 18 जुलाई को इसको सबमिट करना पड़ता है। हम आगे देखते हैं फॉर्म GSTR 5, यह अनिवासी करदाताओं के लिए होता है। फॉर नॉन रेसिडेंट टैक्स पेयर के लिए होता है, जो हमारे देश का व्यक्ति नहीं है, जो भारत आता है, व्यापार करता है, चले जाता है, ये मासिक रिटर्न सबमिट करेगा। ये कब करेगा? अगले महीने की 20 तारीख तक, मतलब जनवरी का रिटर्न 20 फरवरी को ये सबमिट करेगा। हम देखें आगे फॉर्म GSTR 6, ये इनपुट सेवा वितरकों के लिए होता है। फॉर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए होता है। ये फॉर्म कैसे भरा जाता है? मंथली रिटर्न भरा जाता है, ये भी मंथली हम इसको सबमिट करते हैं। ये कब भरा जाता है? मासिक अगले महीने की 13 तारीख को, मतलब जनवरी का है तो फरवरी 13 को ये सबमिट कर दे। आगे हम देखते हैं फॉर्म GSTR 7, ये स्रोतों पर कर कटौती करने वाले प्राधिकारी के लिए होता है। जो व्यक्ति किसी को भुगतान करता है और भुगतान करने के संबंध में कोई टैक्स डिडक्ट करता है अपने पास, जो GST विभाग ने उसे टैक्स डिडक्ट करने के लिए चुना है, वो कोई भुगतान किसी को करता है किसी सप्लाई के संबंध में, तो उसके संबंध में वो टैक्स काट लेता, अपने पास रख लेता है, फिर शासन को जमा कर देता है। वो टैक्स डिडक्टर व्यक्ति होता है। ये रिटर्न, ये भी मंथली रिटर्न सबमिट करता है। ठीक है, ये कब करता है? अगले महीने की 10 तारीख तक। जनवरी का है तो 10 फरवरी को सबमिट कर दे। GSTR 8, ये ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के लिए होता है। ये भी मंथली रिटर्न होता है। ये महीने की अगले महीने की 10 तारीख तक होता है। जैसे जनवरी का है तो 10 फरवरी तक ये सबमिट करे। आगे हम देखते हैं GSTR 9, ऑल रजिस्टर्ड पर्सन के लिए होता है, जिसने GST में पंजीयन करा रखा है, सभी के लिए GSTR 9 सबमिट करना पड़ता है। ये एनुअली रिटर्न होता है ना। और कब जमा होता है? ये वित्तीय वर्ष के अगले 31 दिसंबर तक। मान लो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2025 को ख़त्म होता है, तो यह कब जमा होगा? 31 दिसंबर 2025 तक ये जमा कर सकते हैं। फिर हम देखें फॉर्म GSTR 9C, ये भी ऑल रजिस्टर्ड पर्सन के लिए होता है। ये किस कंडीशन में होता है? जब कारोबार 2 करोड़ रुपए से अधिक का टर्नओवर हो, तो व्यापारी को अपने खातों का ऑडिट करवाना पड़ता है। उस ऑडिट रिपोर्ट को इस GSTR 9C में प्रस्तुत करना पड़ता है रिटर्न के तौर पर। ठीक है, ये वो वाला रिटर्न है। इसकी भी ड्यू डेट 31 दिसंबर तक रहती है। आगे देखते हैं फॉर्म GSTR 10, ये काय के लिए रहता है? अब भैया हमारे को GST पंजीयन नहीं चलाना है, हमें वापस करना है GST पंजीयन, या हमें रद्द हो गया है हमारा GST पंजीयन, तो ये फाइनल रिटर्न होता है कि भाई अब हमारे को व्यापार नहीं कराना, हमें GST नंबर हमारा कैंसिल करना है। तो हमारे पास जितना भी माल वगैरह है, जितनी भी हमने ITC ले रखी है, जितना भी हमारा टैक्स बनता है, जितना भी इसके संबंध में कोई विवरण होता है, तो हम प्रस्तुत कर देंगे फाइनल रिटर्न के मार्फत। ये कब प्रस्तुत कर सकते हैं? निरस्तीकरण से 3 माह के अंदर। आज आपका GST नंबर कैंसिल हो गया, 3 माह के अंदर इसको रिटर्न सबमिट कर दो। फॉर्म GSTR 11, ये विदेशी राजनयिक मिशनों और दूतावासों द्वारा होता है। ये भी क्वार्टरली रिटर्न होता है। ये रिफंड के क्लेम के लिए होता है। इसकी कोई ड्यू डेट नहीं होती, कोई निश्चित अंतिम तिथि नहीं होती है। इसके संबंध में हम आगे विस्तार से आपको समझाएंगे। ये GSTR 1 ओनली फॉर सेल के लिए होता है।
ये हम आपको विस्तार से समझा रहे हैं, वो हमने शॉर्ट में समझा दिया था। हमने देखा कि ऐसा डीलर जिसके पास नॉर्मल स्कीम का नंबर है, मतलब कंपोजिशन स्कीम का नंबर नहीं है, तो वह सभी बाहरी आउटपुट सप्लाई सेल के लिए प्रत्येक माह या प्रत्येक तिमाही में GSTR 1 रिटर्न फाइल करेगा। यदि कोई भी सेल नहीं होगी तो भी उसको नील का रिटर्न सबमिट करना पड़ेगा। आगे हम देखें, हिसाब देना है और इस रिटर्न को रिवाइज नहीं किया जाता, इस रिटर्न में संशोधन नहीं किया जाता है। संशोधन करना है तो अगले रिटर्न में आप जब सबमिट करें तब संशोधन इसमें कर दो, करेक्शन कर दो। आगे हम देखते हैं इसमें आउटवर्ड सप्लाई सेल, जाबक पूर्तियां विक्रय की दशा में। भाई हमने दो कंडीशन होती है, हमने अभी बतलाया था। कुल कारोबार, कुल टर्नओवर आपका 5 करोड़ तक का है तो आप त्रैमासिक रिटर्न सबमिट करेंगे। कब करेंगे? ये 13 अगले मंथ की 13 तारीख को करेंगे हम। आगे हम देखते हैं, यदि कुल टर्नओवर आपका 5 करोड़ से अधिक है तो आप कौन सा रिटर्न सबमिट करेंगे? मंथली रिटर्न सबमिट करेंगे और उसकी तारीख क्या होगी? अगले महीने की 11 तारीख होगी। आगे हम देखते हैं, ये GSTR 1 फाइलिंग प्रोसेस हम समझाएंगे, इसको कैसे फाइल करते हैं। तो हमने देखा हमारे GSTIN नंबर से हम इसको लॉगिन करेंगे, हमें पासवर्ड ID से लॉगिन करेंगे और GST पेज प्राप्त करेंगे। पेज आएगा, उसके बाद हम ऑप्ट फॉर क्वार्टरली और मंथली रिटर्न हम चुनेंगे कि हमें कौन सा रिटर्न सबमिट करना है, क्वार्टरली करना है या मंथली करना है। फिर क्या होगा? जनरेट GSTR 1 समरी। फिर हमारी पूरी समरी हमारे सामने दिखेगी कि हाँ ये हमारी समरी है और इसके संबंध में इतना विवरण हमने दे रखा है रिटर्न के संबंध में। फिर क्या करेंगे? इंटर डिटेल फॉर करंट टैक्स पीरियड इंक्लूडिंग अमेंडमेंट, कोई संशोधन है तो वो करेंगे। हमारा करंट ईयर में हमारे को करंट टाइम में हमारे को कितना टैक्स बन रहा है उसके संबंध में हम उसको प्रस्तुत करेंगे। फिर प्रीव्यू GSTR 1, फिर GSTR का प्रीव्यू दिखेगा, फिर हम देख लेंगे इसमें कोई संशोधन तो नहीं करना है, ये सही है या गलत है। फिर उसको आगे बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे एक्नॉलेजमेंट एंड सबमिट GSTR 1 टू फ्रीज डेट। फिर हम GSTR 1 को स्थायी करेंगे, फ्रीज करेंगे उसे सबमिट करने के लिए। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे? फाइल GSTR रिटर्न 1। उसको फाइल करने के लिए क्या होगा? जो पंजीकृत व्यक्ति है उसकी DSC के अंतर्गत उसके डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त होने के बाद ये पूरा के पूरा ये सबमिट होगा। आगे हम देखते हैं GSTR 2A फॉर परचेसर के लिए, जो मैंने आपको समझाया था। ऐसा डीलर जिसके पास नॉर्मल स्कीम का नंबर है, उसने किसी अपने जैसे डीलर से कोई माल क्रय किया है, उसने माल के संबंध में उसे GST का भी भुगतान किया है, पे किया है। तो माल के क्रय के दौरान, माल के परचेस के दौरान इसने जो उसने GST का भुगतान किया है उसे उस GST के भुगतान को मिलान करने के लिए GSTR 2A का प्रयोग करेगा। ये भरा नहीं जाता है, ये फॉर्म सिर्फ देखने के लिए होता है। किसको देखने के लिए होता है? जिसने माल परचेस किया है। आगे हम देखते हैं, आगे की स्लाइड में GSTR 2B फॉर ITC, ये भी देखने वाला फार्म होता है, ना कि भरने वाला फार्म होता है। किसके लिए होता है? ये भी परचेसर के लिए होता है। किसके लिए होता है भाई? GSTN नियम अनुसार हम अपने हिसाब से ITC क्लेम नहीं कर सकते भाई, शासन से हम हमारे हिसाब से ITC थोड़ी नहीं मांग सकते। GSTR 2B में जितना ITC दिखेगा हम उसे क्लेम कर सकते हैं या उससे 5% अधिक का ही हम क्लेम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। तो यह फार्म खास तौर पर ITC क्लेम करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि जितना ITC दिखेगा उतना ऑटोमेटिकली GSTR 3B जो मंथली रिटर्न सबके लिए होता है उसमें रिफ्लेक्ट होगा। तो यह जो GSTR 2B काय के लिए होता है? ITC के लिए होता है। ITC क्लेम करने के लिए बनाया गया है और ये ऑटो ड्राफ्टेड होता है ITC स्टेटमेंट फॉर द मंथ। जब ये ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाता है, किसको? जो माल परचेस करता है उसको ऑटोमेटिक दिखता है, क्योंकि जिसने माल इसको सेल किया है उसने उसका पूरा विवरण ट्रांजैक्शन का उसमें डाल दिया होता है। आगे देखें, मंथली रिटर्न, मासिक विवरण, ये सबसे इम्पोर्टेंट है और ये हमने समझाया भी आपको। हर व्यक्ति, हर पंजीकृत व्यक्ति को उसको जमा करना पड़ता है। अभी क्या है ये? जाबक प्रदाय बाहरी पूर्तियां विक्रय,
विवरणी GSTR 1 के अलावा प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को एक मंथली रिटर्न भी सबमिट करना पड़ता है। जिसने GSTR 1 सबमिट किया है उसे GSTR 3B भी मासिक रिटर्न उसे प्रस्तुत करना होगा। देखें, GSTR एक संक्षिप्त विवरण होता है। किसका विवरण होता है? हमारे हिसाब किताब का पूरा विवरण होता है। आगे देखें, इस संबंध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातें क्या हो सकती हैं GSTR 3B के संबंध में। निर्धारित फार्म है ना, निर्धारित फार्म क्या होगा? सामान्य पंजीकृत व्यक्ति को फार्म GSTR 3B में मासिक विवरण इलेक्ट्रॉनिक सामान्य पोर्टल पर के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा, इलेक्ट्रिक सामान्य पोर्टल के माध्यम से। आगे हम देखें, इसकी ड्यू डेट क्या होती है? अगले मंथ की 20 तारीख जनवरी है तो 20 फरवरी तक ये सबमिट होगा। आगे हम देखें, इसमें क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है GSTR 3B में? तो GSTR 3B में हमारे सभी प्रकार के सेल से संबंधित, सभी प्रकार के परचेज से संबंधित, हमें कितना भुगतान करना है टैक्स के रूप में, कितना हमारा टैक्स बन रहा है, उसके संबंध में समस्त जानकारी इसमें होती है। मैं दे रखा है ना, इनपुट, क्रेडिट, अवेलेबल, टैक्स पेबल, टैक्स पेड, अदर डिटेल, सभी प्रकार की डिटेल इस फार्म में होती है। आगे हम देखते हैं फार्म GSTR 3 भरने की प्रक्रिया, इसको भी हम देखते हैं। हाँ, डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। यदि आपने किसी सर्विस को सेल किया है या गुड्स को सेल किया है तो GSTR 1 सबमिट करेंगे। स्टेटस हमारा फाइल्ड है ना। आगे हम देखेंगे, ये सेलर के लिए हो गया। परचेसर के लिए ऑटोमेटिक ड्राफ्ट डिटेल फॉर व्यू ओनली, सिर्फ देखने के लिए होता है। किसके लिए देखने के लिए होता है? परचेसर को देखने के लिए होता है। क्या देखने के लिए होता है? कि उसने जो माल खरीदा है उस पर कितना टैक्स दिया है, उसके मिलान करने के लिए होता है। अगला हम देखते हैं ऑटो ड्राफ्टेड ITC स्टेटमेंट फॉर द मंथ, तो ये भी परचेसर के लिए होता है। ये भी फार्म क्या उसको देखने के लिए होता है? क्या देखने के लिए होता है? कि उसे कितनी ITC क्लेम करना चाहिए शासन से, है ना, कितना टैक्स वापिस के लिए क्लेम करना है, उस मतलब कितनी ITC उसकी बनेगी, उसको देखने के लिए होता है। उसके बाद जो लास्ट में जो अभी हम पढ़ रहे हैं GST 3B, उसके बाद हमारा मंथली रिटर्न सबमिट होता है GST 3B, फिर फाइल्ड करना पड़ता है। चूंकि हमने तो बतला दिए 4 फार्म और आप बोल रहे हो कि सर आपने 4 फार्म बतला दिए, 2 ही रिटर्न सबमिट हो रहे हैं, तो हो रहे हैं ना, एक सेलर करेगा GSTR 1, GSTR 2A ये परचेसर उसको देखने के लिए करेगा, GSTR 2B उसकी ITC देखने के लिए करेगा, और लास्ट में उसका पूरा के पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो वो मंथली रिटर्न GSTR 3B में वो सबमिट कर देगा। मतलब ये 4 फार्म है परंतु 2 रिटर्न ही सबमिट होते हैं, 2 रिटर्न देखने के लिए होते हैं। फार्म GSTR 3 भरने की प्रोसेस क्या होती है हमने ये बतलाया। आप आपका GSTIN नंबर है, पासवर्ड है, वो आप उस पर दर्ज करें, नंबर डालें, वो रिफ्लेक्ट होगा। उसके बाद हमारे पूरे जो इनवाइस हैं वो हम उसमें पुटअप करेंगे। फिर हम बतलाएंगे उसमें अगली स्टेप में कि फाइल्ड इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई, कितनी इनवर्ड सप्लाई है, कितनी आउटवर्ड सप्लाई है, कितना सेल है, कितना परचेस है। फिर हम देखेंगे उसे मेंशन टाइम पीरियड फॉर GST रिटर्न, भाई कौन सी डेट में इसको रिटर्न को सबमिट करना है। फिर हम प्रीव्यू यूवर इन्फो, फिर हम देखेंगे जो भी पूरी जानकारियां हैं वो सही है या गलत हैं, फिर हम उसे चेक करेंगे। फिर सबमिट फाइनल फॉर्म, फिर हम उसको जमा करेंगे फाइनल फॉर्म। फिर लास्ट में हम उसका रिटर्न बना के फाइल्ड करेंगे। काय से? हमारे सिग्नेचर से, पंजीकृत जो व्यक्ति है उसके सिग्नेचर से, डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से वो लास्ट में फाइल्ड होगा। आगे हम देखें अनिवासी करदाता के लिए फॉर नॉन रेसिडेंट टैक्स पेयर, मैंने पहले ही बतला दिया है कि ऐसा व्यक्ति जो हमारे भारत का निवासी नहीं है, दूसरे देश का निवासी है, वो आता है और यहाँ व्यापार करता है, चले जाता है, वहाँ से माल लाता है, हमारे इंडिया में बेच देता है और चले जाता है, उसका कोई ठिकाना नहीं है, कब आता है कब जाता है, और वो रिटर्न, तो उसके लिए हमने क्या करा है, GST विभाग ने उसके लिए बोला है आप तो मंथली रिटर्न सबमिट करो और जाओ भली। तो ये भी मंथली रिटर्न सबमिट करता है। ये कब करता है? रिटर्न फाइल इसकी ड्यू डेट होती है 20 तारीख अगले महीने की 20 तारीख, यदि जनवरी में है, जनवरी का है तो फरवरी 20 तारीख को ये सबमिट करेगा। आगे हम देखते हैं इनपुट सेवा वितरकों के लिए मासिक रिटर्न, ये क्या होता है? ये भी तो है GSTR 6 एक अनिवार्य रिटर्न है,
ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा अपनी शाखाओं या इकाइयों के बीच क्रेडिट वितरण के लिए दाखिल किया जाता है। ये कंपनियां होती हैं, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर एक कंपनियां होती हैं, एक कंपनी होती है जो अपने पैन नंबर पर जीएसटी नंबर लेती है और फिर अपनी प्रत्येक शाखाओं, अपने प्रत्येक ब्रांच को जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। मतलब एक ही पैन नंबर से सभी ब्रांचों के इसमें जीएसटी नंबर मिलते हैं। आईएसडी इनपुट सेवा वितरक कंपनी होती है जिसे कई सारे ब्रांचेस होते हैं, एक ही पैन नंबर पर उनकी प्रत्येक ब्रांच का जीएसटी नंबर होता है। तो ये प्रत्येक ब्रांच को अपना माल की सप्लाई करता है, सेवा की सप्लाई सेवा की सप्लाई करता है, सर्विसेज की सप्लाई करता है। तो उसके संबंध में जो टैक्स वसूलता है उनसे, तो ये अपने पास रखता है। तो इस पास रखता है, तो पास रखे हुए पैसे को इसको शासन को जमा करना पड़ता है। तो ये व्यक्ति क्या करेगा, अपनी मासिक रिटर्न, मंथली रिटर्न शासन को GSTR 6 में सबमिट करेगा। आगे देखें कब करेगा, इसकी ड्यू डेट क्या है, अगले महीने की 13 तारीख, नेक्स्ट मंथ की 13 डेट। आगे हम देखें TDS कटौतीकर्ताओं के लिए मासिक रिटर्न। भाई कोई कंपनी है, कोई व्यापार है और वो विभिन्न प्रकार का व्यवसाय, विभिन्न प्रकार की ट्रांजैक्शन करता है, तो उस व्यक्ति को जीएसटी विभाग ने बोल दिया है कि आप जिसको भी पेमेंट करो तो आप जीएसटी का पैसा काट लो, आपके पास काट लो, वो हमें जमा कर देना। तो पंजीकृत व्यक्ति जो कर कटौती करने के लिए उत्तरदायी है, कर कटौती कर सकता है, जीएसटी विभाग ने उसे परमिशन दे दी है। तो GSTR 7 एक मासिक रिटर्न है जो वस्तु और सेवाओं के लिए आपूर्तिकर्ता को किए गए कुछ भुगतानों पर, स्रोतों पर कर काट लेता है। यदि कोई पेमेंट करता है तो पेमेंट टैक्स काट के वह पेमेंट कर देता है। तो जो टैक्स जो उसके पास कलेक्ट होता है, तो इसका विवरण वो मासिक रिटर्न में शासन को प्रेजेंट करता है। रिटर्न का नाम क्या है, GSTR 7 में वो सबमिट करता है शासन को। तो इसकी ड्यू डेट क्या हो सकती है, इसकी ड्यू डेट अगले माह की 10 तारीख होती है। जनवरी का है तो 10 फरवरी को यह सबमिट कर सकता है। आगे हम देख लेते हैं ई-कॉमर्स ऑपरेटर मासिक रिटर्न। ई-कॉमर्स ऑपरेटर के ये पंजीकृत ई-कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा दाखिल किए जाने वाला एक मंथली रिटर्न होता है। ई-कॉमर्स ऑपरेटर क्या होता है, आपने अमेजन देखा है, फ्लिपकार्ट देखा है, मिंत्रा देखा है, ये इनका प्लेटफॉर्म है, ये उपलब्ध करवाते हैं व्यापारी को अपने माल की सेलिंग करने के लिए, परचेस करने के लिए। तो ये भी क्या करते हैं, ये भी उद्गम स्थान पर कर की कटौती करते हैं, है ना। तो यह विवरण स्रोत पर एकत्रित कर की जानकारी प्रस्तुत करता है। जब कोई सेल करते हैं, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेल होता है, परचेस होता है, तो उसके संबंध में किसी प्रकार का टैक्स यदि ये काटते हैं तो ये इसकी जानकारी क्या शासन को देते हैं। काय से देते हैं, GSTR 8 में कौन देता है, ई-कॉमर्स ऑपरेटर मासिक देता है। इसमें प्लेटफॉर्म के माध्यम से अन्य विक्रेता द्वारा की गई कर योग्य आपूर्ति, एकत्रित कुल प्रतिफल, लेन देन से एकत्रित TDS की राशि का विवरण होता है, जो कि मैंने आपको समझा चुका हूं। इसकी ड्यू डेट क्या हो सकती है, इसकी ड्यू डेट होती है अगले महीने की 10 तारीख, फरवरी का है तो मार्च में 10 मार्च तक वो सबमिट कर सकता है। थैंक यू ऑल स्टूडेंट। हमने आपको GST रिटर्न के संबंध में सभी प्रकार के फॉर्म्स कितने होते हैं, GST रिटर्न कितने प्रकार के होते हैं और GST रिटर्न मंथली क्या होता है, इसके संबंध में हमने आपको विस्तार से समझाया। हम अगले पार्ट 2 में हम इसके आगे की जो प्रोसेस रहती है GST रिटर्न की, वो हम आपको विस्तार से पार्ट 2 में समझाएंगे। थैंक यू वेरी मच।